All right, so it's time to start. A glass flask has a volume 1 into 10 power minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degrees Celsius. If the temperature of the system is raised to 100 degree, how much liquid will overflow? Coefficient of volume expansion of glass is 1.2 into 10 power minus 5. Coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज 75 10 पर माइनस 5 ये आपको दिया है एंड इफ यू रिमेंबर हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है तो हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो इसके लिए आपको पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड दोनों निकालना पड़ेगा फिर दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा सो व्हाट इज गिवन टू अस इज इनिशियल वॉल्यूम इन बोथ केसेस V initial is equal to 1 into 10 power minus 4 मीटर क्यूब आपने इनिशियल टेम्परेचर तो T1 30 डिग्री है फाइनल टेम्परेचर T2 ये 100 डिग्री है राइट ओके देन हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास फ्लास्क is 1.2 into 10 power minus 5 and that of liquid is 75 into 10 power minus 5 okay सो हमको फाइंड क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू जस्ट हाउ मच लिक्विड ओवरफ्लोज ऐसा बोला है तो फॉर्मूला इफ यू नो इस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोगों को इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना पड़ता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप एक बर्तन में एक लिक्विड डालते हो आप पहले बर्तन को हीट करते हो मतलब पहले सॉलिड को हीट करते हो सॉलिड एक्सपैंड होगा मतलब इनिशियली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल गो डाउन और बाद में लिक्विड पे एक के पास हीट पहुंचेगा तो लिक्विड विल एक्सपैंड मतलब इस केस में हमको करना क्या है हमको डेल्टा वी फॉर ग्लास और डेल्टा वी फॉर लिक्विड निकालना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा वी इन एनी केस ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है इट इज इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल वी हैव ऑलरेडी डन वन सच केस तो पहले हम लोग डेल्टा वी फॉर ग्लास निकालेंगे वी इनिशियल गामा जी इंटू डेल्टा टी तो वी इनिशियल हमारे पास 10 पावर माइनस 4 है ग्लास के लिए ये वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और डेल्टा टी इट इज 100 माइनस 30 मतलब 70 तो दिस इज इक्वल टू दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग क्योंकि ये 10 पावर माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 और ये 1 पॉइंट हटा दूंगा -8 और ये एक तो वापस -7 तो 12 into 7 12 7 is 84 तो 84 into 10 power -7 मीटर क्यूब ये वैल्यू आएगी देन सिमिलरली फॉर लिक्विड वी इनिशियल गामा लिक्विड डेल्टा टी वी इनिशियल वॉल्यूम तो सेम ही था और this is 75 into 10 power minus 5 and this is again 70 तो वापस से वही है कि ये 10 पावर -7 और ये +1 10 पावर -6 75 7 जा तो 10 पावर -6 है उसको करेंगे 75 7 जा व्हाट -5 ही है वो इट इज -5 तो यहाँ पे -5 था क्या ये भी -5 था ठीक है फिर देन 10 बार -9 और एक -9 और एक गया तो ये आएगा आपका -9 -10 और उसमें से एक जाएगा मतलब -9 होगा ठीक है इट्स ओके तो ये आपका आएगा 10 पावर -9 और एक गया 10 पावर -8 और 75 7 जा 512 so you will have this as 512 into 10 power -8 फिर इसको 10 पावर -8 में से 9 में लाओ
फिर आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू डू इट, या फिर इसको 10 पर -8 में लिखो बिकॉज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन इजी है, पहले हुआ है हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब तो how much liquid will overflow will be equal to volume of liquid overflow is delta VL minus delta VG। तो दिस इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 512 into 10 power -8 minus 8.4 into 10 power -8। ओके, तो ये आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वट एवर आंसर यू गेट। तो कैलकुलेशंस आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू, बट 75 से 512 नहीं आएगा फॉर श्योर। 525 525 क्योंकि इट कैनॉट एंड विथ 2, इट कैनॉट एंड विथ 2, तो 525 ठीक है। तो 525 माइनस 8.4 516 पॉइंट समथिंग आ गया, 516 516.6 10 पर -8 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो। सॉल्ट एग्जांपल पे भी था, यहाँ पे भी सेम है, मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं होता है आपको, सिर्फ आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम पता होना चाहिए। जब हमारे पास एक बीकर है, फ्लास्क है, कंटेनर है, वेसल है, उसमें जब आपने लिक्विड रखा है, व्हेन यू आर हीटिंग इट, पहले जो सॉलिड है, वेसल, फ्लास्क, कंटेनर जो भी होगा, इट विल एक्सपांड, फिर हीट लिक्विड को जाएगा, लिक्विड विल एक्सपांड। तो आपको दोनों का इंक्रीज इन वॉल्यूम लेना है, और क्योंकि लिक्विड ओवरफ्लो होने वाला है, मतलब लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा है, इसलिए हमको इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करना पड़ेगा। गुड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस साल सिलेबस में से डिलीटेड है, तो आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि इट इज related to latent heat of vaporization, that is not there in your syllabus for this year, right? A metal sphere cools at a rate of 0.05 degrees Celsius per second when its temperature is 70 degrees Celsius, and at a rate of 0.025 degrees Celsius per second when its temperature is 50 degrees Celsius. Determine the temperature of the surrounding and find the rate of cooling when the temperature of metal sphere is 40। बेसिकली आपको दिया क्या है, आपको बोला है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस इज 0.05 डिग्री सेल्सियस at temperature T1 which is 70 degree Celsius। दूसरा, rate of fall of temperature dt by dt2 is 0.025 degree Celsius at T2 is equal to 50 degree Celsius। Then they are asking you to find out temperature of the surrounding, so you're supposed to find out what is temperature of the surrounding। Secondly, determine the rate of cooling, मतलब आपको ये भी पूछा है कि what is dt by dt3 at temperature T3 which is 40 degree Celsius, right? तो सबसे पहला काम ये होता है कि you need to identify what is given to you, then what you're supposed to find out, then you have to connect जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों का आपको कनेक्शन बनाना होता है, मतलब यू आर सपोज्ड टू मेक अ फॉर्मूला और रिमेंबर अ फॉर्मूला। तो इस केस में एज यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही एप्लीकेबल होगा, तो यू शुड नो दैट वी विल बी यूजिंग dt by dt इक्वल टू सम कांस्टेंट t माइनस t0, करेक्ट। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमें सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना है, तो मैं dt by dt1
और dt by dt2 इसका रेशियो लूंगा, तो c t1 minus t0 अपॉन c t2 minus t0, c कांस्टेंट कैंसिल होगा, dt by dt1 is 0.05 and this is 0.025. This is equal to t1 minus t0, 70 minus t0 upon 50 minus t0. 0.05 upon 0.025 is how much? Is it 2? Sure. ये 2 होता है, तो 270 माइनस t0 अपॉन 50 माइनस t0, तो ये आएगा आपका 100 माइनस 2t0 इक्वल टू 70 माइनस t0. तो यू विल जस्ट सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 30 इक्वल टू t0. तो सराउंडिंग टेम्परेचर आपको मिल गया 30 डिग्री सेल्सियस. ये आ गया आपका पहला आंसर करेक्ट. इन द सेकेंड केस you are supposed to find out dt by dt of 3. अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं. There are two ways. दो मेथड है, आपको जैसा पसंद आए वैसा कर सकते हो. तो I'll tell you both methods. In one method, so to solve for second case, to find dt by dt at in the third case, पहली मेथड ये है कि आपको यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर मिल गया 30. मैं इसको बोलता हूँ, लेट अस से आई विल कॉल दिस एज एनी इक्वेशन नंबर 1, या फिर छोड़ देते हैं, नो इक्वेशंस. वी नो दैट, हमको क्या पता था? हमको ये पता था कि dt बाई dt, पहले केस में ले रहा हूँ या दूसरे केस में ले रहा हूँ, डजंट मैटर, यू कैन टेक एनी इफ यू वांट, इट इज c t1 माइनस t0. आप सेकेंड केस का भी ले सकते हो, मैटर नहीं करता. पहले केस में क्या था 0.05 c, और t1 क्या है पहले केस का 70 माइनस 30, तो c आपको मिलेगा 0.05 बाय 40. 5 by 4, 5 by 4 into 10 power minus 3, है ना? Good. What is 5 by 4? What is 5 by 4? 1.25. 1.25 into 10 power minus 3. ये c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना कहाँ पे? नाउ dt by dt3 ये फाइंड करने के लिए बोला था c t3 माइनस t0, तो c की वैल्यू हमारे पास है 1.25 into 10 पावर माइनस 3. t3 की वैल्यू आपको बताई है, बोला है 40 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर होगा तब, तो 40 बराबर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना हो था 30, तो ये आ गया 1.25 into 10 पावर माइनस 2, आ गया 0.0125 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. ये एक मेथड. दूसरा मेथड था कि आप इसी को डायरेक्टली c की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी. यू कैन से dt by dt3 अपॉन dt by dt1 और 2, जो भी आपको चाहिए, इक्वल टू c कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, t3 माइनस t0 अपॉन t1 माइनस t0, t3 40, t0 30, 10, 70 माइनस 30 40, तो ये 1/4 ऑफ, you will get 1/4 of dt by dt1. तो एक मेथड ये भी था, that you can do this way also. तो आपके ऊपर है the way you want to do it. तो ये आप dt by dt of 3 is equal to 1/4, क्योंकि ये 1/4 आया, of dt by dt1, और dt by dt1 if you remember 0.05 था, 0.05 by 4. तो इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपको वही मिलेगा 1.25 into 10 पावर माइनस 3.
तो दो मेथड है, एक में सी की वैल्यू फाइंड करो पहले, फिर सब्स्टिट्यूट करो, एंड आई वुड प्रेफर मेथड नंबर 2 क्योंकि डायरेक्टली होता है। मेथड नंबर 2 में आपको सिर्फ रेशियो लेना है, खत्म करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। -2 -3 जो भी आएगा, आई मीन ये 2 पॉइंट हटा दिए 10 पर -2, ये एक ऊपर जाएगा 10 पर -3, 5/4 is 1.25, तो बराबर है ये। इट्स नॉट इनकरेक्ट, इट्स करेक्ट। तो वो तो सेम ही आएगा ना, मेथड 1 से करो मेथड 2 से करो, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ तो सेम ही आएगा, अलग क्यों? 10 पर -2 आया तो फिर फाइनल आंसर 10 पर -2 आएगा यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, दैट माइनस माइनर माइनर करेक्शंस वी कैन डू, राइट। तो फाइनल आंसर जो है वो सेम ही आएगा। गुड। The volume of a gas varied linearly with temperature T if pressure is held constant. Suppose the gas does not liquefy even at very low temperatures. At what temperature the volume of gas will be ideally zero? पहली बात, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन का डेफिनेशन है ये। 0 केल्विन इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट हैपेंस इज, पहली बात तो इन्होंने कुछ बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी लिनियरली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस लॉ, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ है। गुड। उन्होंने बोला है कि सपोज द गैस डज नॉट लिक्विफाई इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ the gas will be ideally zero. So the volume of gas is ideally zero at a temperature which is called as 0 Kelvin. So that is equal to -273.15 degrees Celsius. ये definition है 0 Kelvin का, the temperature at which the volume of gas becomes zero. Definition है, तो solve करना था ही नहीं इसको, ये तो definition ही है। So they can ask you such question in MCQ type. This is definition of absolute zero. Okay, good. In olden days, while laying the rails for trains, small gaps used to be left between the rail sections to allow for thermal expansion. Right? Correct है. Suppose the rails are laid at room temperature 27 degrees Celsius. If the maximum temperature in the region is 45 degree and the length of each rail section is 10 meter, what should be the gap left given that alpha is 1.2 to 10 power minus 5 per Kelvin for the material of the rail? Good question. I would want you to think about it for a few minutes and then we will go ahead. I have given you enough time. क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दो, अगर आपने पुराने रेल की पटरी देखी होगी तो ओल्ड रेलवे ट्रैक्स, तो ऐसा था कि ओल्ड रेलवे ट्रैक्स पे ये एक साइड का ट्रैक है, ये दूसरे साइड पे ट्रैक है, एंड तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। और जो व्हील होता था, व्हील बेसिकली एकदम टाइटली फिट नहीं होता था, देयर शुड बी लाइक गैप, राइट। उल्टा बता रहा हूं मैं, तो जो व्हील होता है बेसिकली वो और रेलवे का पटरी, तो आई एम शोइंग यू द अदर वे अराउंड, आई शुड बी टेलिंग यू लाइक दिस। तो द थिंग इज, जो व्हील होता है वो व्हील थोड़ा सा ऐसा बड़ा होता था ओल्ड डेज में, तो गैप होता था बीच में। क्यों? क्योंकि वो बुलेट ट्रेन तो है नहीं, बुलेट ट्रेन किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक लेविटेशन। व्हाट इज मैग्नेटिक लेविटेशन? बुलेट ट्रेन में देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द व्हील
एंड द ट्रैक फ्लोटिंग होता है, वो मैजिक फ्लोटिंग होता है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। क्यों? जब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फिर वहां पे हीट जनरेशन होगा। इसलिए जो नॉर्मल रेल होती है जहाँ पे व्हील में और ट्रैक में फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसका स्पीड लिमिट होता है, यू कैन नॉट गो मोर देन 250 किलोमीटर पर आवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। लेकिन बुलेट ट्रेन में 500-600 किलोमीटर पर आवर जा सकते हो। तो ऐसा है कि जब फिजिकल कांटेक्ट है तो हीट जनरेशन होगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। तो क्योंकि हीट जनरेशन होगा तो हमको पता है कि विथ हीट देयर इज एक्सपेंशन। तो हमको थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा कि अगर रॉड रेल का ये व्हील एक्सपैंड हो गया या तो ट्रैक अगर एक्सपैंड हो गया तो वी आर सपोज टू कीप लिटिल बिट ऑफ मार्जिन, थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। तो आपको वही पूछा है कि कितना गैप रखना पड़ेगा, मतलब कितना इंक्रीज इन लेंथ। तो क्वेश्चन पढ़ोगे अगर, इन ओल्डन डेज while laying the rails for trains, small gap used to be left between the rail section to allow for thermal expansion. Suppose the rails are laid at room temperature, मतलब इन लोगों ने आपको इनिशियल टेम्परेचर बता दिया। इनिशियल टेम्परेचर T1 आपको बता दिया है, that T1 is 27 डिग्री सेल्सियस। If the maximum temperature in the region मतलब T2 is 45 डिग्री सेल्सियस, length of each length of each rail is 10 meter. What should be the gap left so that मतलब अल्फा की वैल्यू दी है, अल्फा 1.2 into 10 power minus 5 पर केल्विन है, राइट। सो what should be the gap left, मतलब आपको इन शॉर्ट आपको फाइंड करने के लिए बोला है चेंज इन लेंथ। जितना लेंथ मैक्सिमम इंक्रीज इन लेंथ होगा उतना गैप छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो रेल और व्हील दोनों टच हो जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। एंड इट विल आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल डिजाइनिंग एवरीथिंग। तो हमको पता है डेल्टा एल क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी, खत्म, ये था उसका आंसर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल, एल आपको दिया है 10 मीटर, अल्फा आपको बोला है 1.2 into 10 power minus 5, डेल्टा टी इज 45 minus 27 दैट इज 18, है ना। 45 minus 27, तो आपके पास ये आ गया 10 into 1.2 is 12, 12 into 18 is 216, 216 into 10 power minus 5 मतलब 2.16 into 10 power minus 3 मीटर, मतलब 2.16 mm। इतना गैप रखना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the wooden rim and the iron ring are 1.5 and 1.47 meter respectively at room temperature 27 degrees Celsius. To what temperature the iron ring should be heated so that it can fit the rim of the wheel? इजी क्वेश्चन है, वापस एक बार देखो and try to solve it. Okay, so the question is pretty simple. I am showing rim here. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. Okay, तो बुलक कार्ट का जो व्हील है वो वुडन है, रिम जो है वो आयरन का है, राइट। डायामीटर ऑफ वुडन रिंग, तो गिवन क्वांटिटीज में आपको डायामीटर ऑफ वुडन रिंग रिम ये आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, राइट। और दैट ऑफ आयरन रिंग, तो ये रिम है, ये रिंग है, दैट इज 1.47 मीटर।
मतलब यहाँ पे जो हमने फिक्स किया होगा वुडन का, वो परफेक्टली अंदर बैठने के लिए रिम को एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वुडन सेक्शन बड़ा है एज आई एम शोइंग द डायग्राम. तो वुडन सेक्शन इज बिगर एंड रिम इज स्मॉलर. आयन रिंग इज स्मॉलर. वुडन जो पार्ट है, रिम जो है, उसका विड्थ ज्यादा है, और आयन रिंग जो है अंदर, उसका विड्थ कम है. कितना कम है? 0.03 मीटर से कम है. यहां तक क्लियर? अगर हमको कंप्लीटली फिट करना है, मतलब हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. किसका? इस आयन का. क्योंकि वुड को आप हीट नहीं कर सकते, वो जल जाएगा वो, राइट? तो यू आर सपोज टू इंक्रीज द टेम्परेचर. गुड. इनिशियल टेम्परेचर आपको बोला है 27 डिग्री सेल्सियस. आपको अल्फा फॉर आयन, और आयन जो है वो रिंग उसका बना हुआ है आयन का, तो 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन. You are supposed to find out at what temperature, मतलब T2, right? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये बहुत सिंपल सा केस है. ये इतना सिंपल केस है that you need to just put values in formula. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे यहाँ पे? that is what you should know. Which formula should we be using here? Change in length. यहाँ पे change in length की जगह पे change in diameter. Good. So I will say we will be using delta D is equal to D अल्फा डेल्टा टी. इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा फॉर्मूले को. तो डेल्टा डी, कौन सा डेल्टा डी? डेल्टा रिम माइनस डेल्टा रिंग, मतलब डी डायमीटर ऑफ रिम माइनस रिंग, क्योंकि इतना एक्सपांशन हमको चाहिए, राइट? इक्वल टू डी किसका आता है? ये आयन का, क्योंकि हम आयन को ही एक्सपांड करेंगे ना. तो डी ऑफ रिंग इंटू अल्फा ऑफ रिंग इंटू डेल्टा टी इज T2 माइनस T1. तो ये आपको पता है 0.03 मीटर है. रिंग का 1.47 है. अल्फा की वैल्यू आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁵ है. और आपको अल्टीमेटली यू आर सपोज टू फाइंड आउट T2. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट T2. तो इसमें आपको T2 माइनस T1 से मल्टीप्लीकेशन है. तो T2 माइनस T1 विल बी इन दिस केस 0.03 अपॉन 1.47 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵. गुड. तो सबसे पहले आपको यह आ जाएगा T2 इक्वल टू, यू आर सपोज टू सॉल्व दिस. 1 plus 4 is 5 plus 7 is 12, factor of 3. ये factor of 3 है नीचे. तो 3 into 10⁻⁻² upon 147 into 12 into 10⁻³ और -5 -8 और ऊपर जाके +8. 1 जा 3 4 जा 3 9 जा 49 into 12 और ऊपर आएगा 10⁻⁶. तो यू आर सपोज टू सॉल्व दिस. जो भी आएगा, मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, बाकी आपके ऊपर है, बिकॉज यू आर सपोज टू डू इट यूजिंग लॉग टेबल्स. तो 1 divided by 49 into 12, it is 1700. 1700 आएगा आंसर आपका, 700 समथिंग समथिंग. ओके. तो आंसर जो आने वाला है, और अच्छा वो प्लस T1 करना बाकी है ना, भूलना नहीं. ये प्लस T1 है इधर. तो T2 इज इक्वल टू, दिस इज 1700.6 समथिंग प्लस 27. तो 1727.6, 1727.7. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप रिम और रिंग
दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। साइकिल में भी आपने रिंग और रिम दोनों देखा है। यहाँ पे ऐसा है, जो रिम है वो वुडन है, जो रिंग है वो आयन है। रिम का डायमीटर ज्यादा है, रिंग का डायमीटर कम है। ऐसा कभी चलता है क्या कि रिम छोटा और रिंग बड़ा, या फिर उल्टा अदर वे राउंड, रिम बड़ा और रिंग छोटा? जब हम लोग टायर फिट करते हैं, किस पे फिट करते हैं? रिम पे। हाँ, तो फिर वो एकदम टाइटली फिट होना चाहिए। ये तो फिर लूज रहेगा ना, 1.5 और 1.47, करेक्ट। इसका मतलब हमको रिंग का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? हीट करोगे। तो कितने टेम्परेचर तक ले जाना है आपको, सो दैट द डायमीटर ऑफ रिम एंड डायमीटर ऑफ रिंग बिकम्स सेम, राइट। मतलब आपको एक्सपांशन करना पड़ेगा कितना? 0.03 मीटर का, करेक्ट। गुड। तो फिर हमारा फॉर्मूला है, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व इट, डन। क्वेश्चन में कुछ नहीं, लीनियर एक्सपेंशन ऐसे घुमा घुमा के पूछा है आपको, इसलिए बिकॉज देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज इफ दे आर आस्किंग यू लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 8, in random temperature scale x, water boils at 200 degree x and freezes at 20 degree x. Find the boiling point of a liquid in this scale if it boils at 62 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो ये स्केल्स का जो है आपका इस साल के लिए हटा दिया गया है, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, बट आई वुड वांट यू टू ट्राई इट आउट। Alright, so since this theory of this question is not included in your syllabus for this year, we will skip it and I will take this question, such type of questions in JEE NEET. So just to give you an idea, temperature scale का conversion कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। A gas at 900 degrees Celsius is cooled until both pressure and volume are halved. Calculate its final temperature. So this is an easy question. अगर ये syllabus में नहीं भी होगा तो भी I would want to take it. So you just have to solve this thing. गैस का इनिशियल टेम्परेचर 900 डिग्री है, उसको कूल किया है कब तक? जब तक प्रेशर वॉल्यूम दोनों हाफ नहीं हो जाते। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ से पूछा है। ओके, सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। गिवन में क्या दिया है आपको? इनिशियल टेम्परेचर दिया है 900 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा सिस्टम नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो। 900 प्लस 273.15 या फिर 900 प्लस 273, राइट। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1173.15 केल्विन। ऑलराइट, देन आपको बोला है कब तक कूलिंग करेंगे? जब तक प्रेशर और वॉल्यूम मतलब P2 ये हाफ ऑफ P1 और V2 ये हाफ ऑफ V1 नहीं होगा तब तक। ये आपको गिवन था। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इजी है। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT। क्योंकि गैस सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज। मैं उसी गैस को हीट कर रहा हूं, उसी गैस को कोल्ड कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए। हमने एडिशनल गैस डाला क्या? नहीं। हमने गैस निकाला क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स को चेंज होंगे। तो इट इज सिंपल, तो यू विल बी सेइंग दैट PV by T is equal to NR, which is a constant, which is a constant. Therefore, you can say P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. Therefore, you can say T2 is equal to P2 V2 by P1 V1 into T1. P2 by P1 half, V2 by V1 half. तो half और this is 1173.15. तो 1173.15 का फोर्थ
ये आपको मिल जाएगा 293.29 रफली। तो ये रफ आंसर है आपका। तो अप्रोक्सीमेटली यू विल हैव दिस एज 293.29 केल्विन। तो ऐसा सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन, सिंपल, राइट? सो we'll stop here and we'll continue in the next session.